हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ स्पीसीज या आपके कुछ मॉलिक्यूल्स देखे थे जिनकी सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होती है और सॉलिड फॉर्म में वो किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, केटायन और एनायन के किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, हमने डाइपोल मोमेंट स्टार्ट कर लिया था जिसे हम डिनोट करते हैं आपके म्यू से। ठीक है, म्यू होता है आपका डाइपोल मोमेंट और इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के नेचर का पता लगा सकते हैं कि वो नेचर में पोलर है या नॉन पोलर है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आपके जीरो आता है इसका मतलब उसमें पोलरिटी नहीं है, और अगर आपके पास पोलरिटी नहीं है तो इसका मतलब वो नेचर में कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। वहीं अगर हम उसका म्यू की वैल्यू आती है नॉन जीरो, इसका मतलब उसमें पोलरिटी है और वो क्या है, नेचर में पोलर होगा। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइपोल मोमेंट निकालना तो सिखा ही दिया था। आज हम इसमें दो अलग अलग जो स्पीसीज होती है उनमें कंपैरिजन करना सीखते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको क्या करना है, ट्राई करना है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें NH3 और H2 में कंपैरिजन करते हैं। देखिए NH H, ये H और ये आपका एक लोन पेयर। ठीक है, H2 की बात करें तो O H H, ऑक्सीजन के आपके पास दो लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, आपके इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और लोन पेयर की डायरेक्शन आपके लोन पेयर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों लोन पेयर की डायरेक्शन होगी आपके सेम साइड में। आपका मतलब रिजल्टेंट भी इस तरफ है, इसमें भी आपके सेम ही डायरेक्शन में। अब डिपेंड करता है आपका कि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका है। ठीक है, देखिए डाइपोल मोमेंट हम लेते हैं Q इंटू डी, जो म्यू होता है चार्ज और डेंसिटी आपकी जो डिस्टेंस होती है उसके बेसिस पे हम लेते हैं। ठीक है, और मेन फैक्टर आपका डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। यहाँ अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज जो होगा वो होगा आपके ज़्यादा। ठीक है, अगर चार्ज ज़्यादा है, पहली बात तो ये, ठीक है, मतलब उसका म्यू ज़्यादा हो सकता है। दूसरा देखें हम यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दो लोन पेयर का डाइपोल जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो चार्ज भी ज़्यादा है और लोन पेयर भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा ज़्यादा। मतलब H2 का डाइपोल मोमेंट किससे ज़्यादा होगा, आपके NH3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी आप सेकंड और थर्ड को ट्राई कीजिए, फिर फोर्थ और फिफ्थ में आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सेकंड और थर्ड ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। किया आपने ट्राई? चलिए देखते हैं सेकंड और थर्ड। सेकंड देखते हैं NH3 एंड NF3। ये फिर से आपका NH3, ये आपका लोन पे है। ठीक है, ये आपका NF3, ये आपका लोन पे है। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से आपके लोन पेयर की तरफ। ठीक है, मतलब चारों डायरेक्शन क्या है आपके सेम है, एक ही तरफ है। यहाँ देखिए फ्लोरीन मोर नेगेटिव है तो प्लस से माइनस यहाँ पे होगी फ्लोरीन की तरफ, और लोन पेयर की डायरेक्शन होगी लोन पेयर की तरफ। तो अब आप देखिए इन तीनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और लोन पेयर का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे कम होगा, जबकि यहाँ पे चारों डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, H2O एंड H2O2, देखिए H2O O H H, ये लोन पेयर। ठीक है, H2O2 H O O H। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल की तरफ,
लोन पेयर की तरफ, यहाँ पे भी लोन पेयर की तरफ, मतलब चारों सेम डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, इसके अलावा ऑक्सीजन पे आपके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 4 हैं, और चारों की डायरेक्शन क्या है आपके? सेम है। अगर डायरेक्शन सभी की सेम है और लोन पेयर भी ज़्यादा है तो आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा डेफिनेटली H2O से, H2O2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, इनको आप नोट कीजिए। किया आपने? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है सभी में, तो वो तो आपके कॉमन हो गए, मतलब सेम ही है। अब आपको कंपेरिजन करना है CF, CL, CBr और CI में, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 तो हाइड्रोजन सभी में कॉमन ही है, फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो डायपोल मोमेंट हम देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था μ = Q × D। यहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस, मतलब जो बॉन्ड की लेंथ है, उन दोनों के ऊपर आपका डिपेंड करता है मेनली ये। ठीक है, यहाँ अगर हम फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, आई जो है आपका, उस पर चार्ज बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन साइज बड़ा होता है तो डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लोरीन यहाँ देखें इन दोनों में मिडिल में, तो देखिए यहाँ पे चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब फ्लोरीन से थोड़ा सा कम होगा, बट जो डिस्टेंस है, मतलब बॉन्ड लेंथ है, वो क्या होगी? यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, चार्ज थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे भी सेम आपका वही फैक्टर लगेगा कि थोड़ा सा चार्ज यहाँ और कम होगा, और जो डी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, ना इनमें कंपेयर कर सकते हैं कि किसका म्यू, दैट इज डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने को डाटा बेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है और डिस्टेंस भी क्या है? थोड़ी सी कम है। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई है क्योंकि साइज बड़ी है, और चार्ज भी इससे फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही कम रहेगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, और म्यू जो होता है आपके CCl का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब हम कह सकते हैं CH3Cl का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद CH3F का नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आता है CH3Br, और फिर आता है CH3I। ठीक है, तो देखिए इनको हम प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते, बट इनका जो डाटा है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम देखें CH3Cl, यहीं हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। CCl, H और H। ठीक है, CH2Cl2, CCl, H और Cl। ठीक है, CHCl3, CCl, HCl और Cl। ठीक है, और CCl4, यहाँ पे चारों क्या है? आपके सेम है, और चारों सेम है, सिमिलर ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे म्यूनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। देखिए डायरेक्शन निकालिए, हाइड्रोजन से कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, चारों डायरेक्शन आपके सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आगे चलिए, कार्बन से क्लोरीन, यहाँ कार्बन से क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन और हाइड्रोजन से कार्बन आपके सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन से क्लोरीन, यहाँ कार्बन से क्लोरीन अपोजिट है, यहाँ भी कार्बन से क्लोरीन ज़्यादा अपोजिट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? आपके फेवर में हो गया। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका भी जो है आपका इसी डायरेक्शन में आएगा। ये आपका सेम डायरेक्शन में है, इसका रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में आएंगे, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट आपके इस डायरेक्शन में आएंगे, और दोनों का रिजल्टेंट आपका एक डायरेक्शन में आएगा।
यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम ही है, ये आपका एक क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके CH2Cl का कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। देख ही सकते हो आप, यहाँ पे 1, 2 और 3 सेम डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे 1 और 2 दो ही आपके सेम डायरेक्शन में और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे कम ही आएगा। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें तो चारों आपके सेम डायरेक्शन में, तो इस पे सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा। यहाँ पे आपके 1, 2, 3 तीन सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट है, यहाँ आपके 1 और 2 सेम डायरेक्शन में, बाकी 2 क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थर्ड नंबर और CCl4 तो आपका क्या है, 0 है ही सी, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, जो है डाइपोल मोमेंट की, दैट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये टर्म हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है ना। ये टर्म हम पढ़ते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमर, ठीक है। वहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। देखिए सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपके सेम होते हैं, ठीक है, बट उनका जो अरेंजमेंट होता है 3D के अंदर, ठीक है, 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है आपके मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के अराउंड आपका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये आपका C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो 2 ग्रुप अटैच है, दोनों सेम है और दोनों सेम साइड है, तो इसे हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, सिस। ये मान लो क्लोरीन, ये क्लोरीन, दोनों ग्रुप क्या है आपके सेम है और सेम डायरेक्शन में, तो इसे इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। 2 फॉर्म होती है आपके यहाँ पे, सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है, आपके जो 2 अटैच ग्रुप होते हैं, ठीक है, कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ में, वो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस फॉर्म। एक फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म, जिसमें आपके जो सेम ग्रुप होते हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे H यहाँ पे है और यहाँ पे रहेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन आपके यहाँ पे रहेगा, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके पास सेम है, बट इनका जो अरेंजमेंट है 3D में वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। एक बात इतना ही अपने के लिए जानने के लिए काफ़ी है, बाकी हम सब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट के जरिए ये पता कर सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिस फॉर्म में है या फिर ट्रांसफॉर्म में है। देखिए कैसे हम पता कर सकते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं हम। देखिए हाइड्रोजन से कार्बन की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से कार्बन की इस तरफ होगी, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन नेगेटिव है इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। देखिए इन दोनों की डायरेक्शन आपके इस तरफ आएगी और इन दोनों की डायरेक्शन भी आपके इस तरफ आएगी, तो इस डायरेक्शन में आपके कुछ ना कुछ म्यूनेट आपके प्रेजेंट होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म में। देखिए कार्बन से क्लोरीन इस डायरेक्शन में, कार्बन से क्लोरीन आपके इस डायरेक्शन में, दोनों सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन से कार्बन इस डायरेक्शन में है और हाइड्रोजन से कार्बन आपके इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो ये भी अपने डाइपोल मोमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ट्रांस के लिए जो म्यूनेट होता है वो होता है 0। 0 का मतलब आपका नेचर में कैसा हुआ, ये नॉन पोलर, जबकि सिस फॉर्म क्या है आपका नेचर में पोलर है। तो बस अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और वो नेचर में नॉन पोलर है या फिर उसका डाइपोल मोमेंट क्या है 0,
तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो आपके ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट के जरिए सिस और ट्रांस फॉर्म का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इफ ए मॉलिक्यूल हैव mu net is equal to 0 and non-polar in nature, then that will be its ट्रांसफॉर्म, वो उसकी क्या होगी, आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए एक बार, फिर मैं आपको आइसोमर के बारे में एक और चीज बताता हूं। ठीक है, किया? ओके, चलिए अभी देखिए बेंजीन आपकी रिंग होती है। ठीक है, आई एम श्योर बेंजीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग टाइप के उसको भी हम बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ से आपका एक सेम एटम जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो बेंजीन पे अलग अलग पोजीशन होती है। ये दो अलग पोजीशन है, ये दो अलग पोजीशन, और ये एक आपकी क्या है, एक अलग पोजीशन है। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से हम पोजीशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो इसके जस्ट पास वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली और ये वाली, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। मतलब यहाँ पे मान लो मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन, या तो इधर या फिर इधर, किसी भी तरफ, तो इसे मैं बोलूंगा आपका ऑर्थो फॉर्म बोलूंगा, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या अगर नाम लिखना चाहो तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन इसका नाम होता है। ठीक है, बट नाम में अभी हम नहीं जाते हैं डिटेल में। फॉर्म याद रख लीजिए आप कि अगर पोजीशन जो आपका कार्बन जो आपका ग्रुप अटैच है उसके जस्ट पास में पोजीशन में कोई अटैच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम ऑर्थो बोलते हैं। मान लो आपके पास सेम बेंजीन है। ठीक है, ये आपका क्लोरीन, और इस बार जो आपका क्लोरीन है वो आपके इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा, या इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मान लो ये आपका क्लोरीन कहाँ जुड़ा हो, पैरों पे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तो यहाँ पे है इसी, एक यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं पैरा, पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी जुड़ा हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपको ये बेंजीन है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, या फिर यहाँ हटा दो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तब ये किस फॉर्म में है? अगर हम ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो अगर ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आपके पैरा फॉर्म, ये जो पोजीशन है मेटा फॉर्म में नहीं है। ये जो ग्रुप अटैच है उसके जस्ट पास वाले कार्बन के साथ ही अटैच है, जस्ट पास वाले में, तो ये आपकी ऑर्थो फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो क्लोरीन है यहाँ अटैच है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके जस्ट पास वाली पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं। जस्ट पास वाली, उसके बाद वाली को मेटा, और उसके बाद वाली को हम क्या बोलते हैं, जस्ट उसके जो सामने रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा फॉर्म रहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो ही बात। अब इनके हम डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, आपके डाइपोल मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट का कैसे हम निकालते हैं। देखिए कार्बन से क्लोरीन आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। ठीक है, यहाँ भी कार्बन से क्लोरीन आपकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन आपके इस तरफ है। दोनों में एंगल आप देखोगे तो 60 डिग्री का आएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, ये आपके कार्बन से क्लोरीन की तरफ। ठीक है, मतलब ये कार्बन से क्लोरीन और ये आपका कार्बन से क्लोरीन। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये होगा आपके 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए एक इस डायरेक्शन में, ये आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके ऊपर है, ये आपके नीचे है। दोनों में एंगल कितना हुआ आपके 180 डिग्री का। तो यहाँ तो आपके डेफिनेटली म्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, मतलब नेचर में कैसा होगा आपके, नॉन पोलर होगा। ठीक है, आप नोट करके लिख भी सकते हो नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ हम कंपैरिजन करने के लिए म्यूनेट का एक और फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करते हैं, जो होता है आपका दैट इज म्यूनेट इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू1 स्क्वायर, रूट ओवर म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। ठीक है, जब आपको एंगल दिया जाता है, ठीक है, म्यू1 और म्यू2 के बीच में, ये आपका किसी भी एक को आप म्यू1 मान लीजिए, किसी भी एक को म्यू2, ठीक है, तो उनके बीच का अगर एंगल दिया हुआ तो अगर आपको म्यूनेट निकालना है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। 60 डिग्री अगर हम रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि स्क्वायर है, और एंगल हम रखते हैं 120 डिग्री, तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर वैल्यू ये नेगेटिव आएगी तो इसमें से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट होगी, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होगा म्यूनेट वो किसका होगा, आपके ऑर्थो पोजीशन का। उसके बाद आएगा आपके मेटा का, और पेरा का क्या है, आपके सबसे स्मॉल है जिसे हम बोलते हैं जीरो। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये ऑर्डर कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सोल्व करना रहता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑर्थो का हमेशा ज़्यादा होगा, फिर मेटा का होगा, फिर पेरा का होगा। ठीक है, बट आपके अगर सेम ग्रुप अटैच है तो ऐसा पोजिशन आपका पॉसिबल है। ठीक है, जब आपके सेम ग्रुप अटैच है, अगर आपने अटैच ग्रुप चेंज कर दिए, दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, तब ये ऑर्डर नहीं रहेगा आपके। ठीक है, तब ऑर्डर क्या रहेगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें, ठीक है, तो कोस 180 डिग्री कितना होता है आपके -1, तो चार्ज तो आपके दोनों के पास क्या है, आपका सेम ही है। ठीक है, कार्बन से क्लोरीन सेम ही रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ म्यू1 और म्यू2 दोनों इक्वल होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ म्यू1 स्क्वायर। यहाँ पे भी हम म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर को भी म्यू1 लिख सकते हैं, तो 2 म्यू1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -2 म्यू1 स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो म्यूनेट क्या आएगा, 0, और पहले भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मल जो अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका 0 आना ही है। ठीक है, ये कब कंडीशन है, जब आपके दोनों एटम्स क्या हो, सेम हो। अगर आपके दोनों एटम्स डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, किया आपने। चलिए अब यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो यहाँ पे मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप लिख देता हूँ CH3। क्या लिख देता हूँ, CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3। देखिए यहाँ पे अब अपने को कैसे पता करना है कि मोर, यहाँ पे भी नीचे कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों आपके कार्बन कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, नहीं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। ठीक है, इस कार्बन का, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा आपके 3 ही है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, sp की सबसे ज़्यादा, फिर sp2 और फिर sp3, मतलब ये जो आपका कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, ये कम पॉजिटिव है आपका, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो डायरेक्शन जो होगी आपकी इस डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, 0, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है, क्योंकि कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन से भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी sp3 है, इसकी डायरेक्शन आपके इस तरफ रहेगी, यहाँ पे भी आपके sp3 है तो इस डायरेक्शन में आपके रहेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ हम देखें,
तो देखिए ये डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, और ये आपके इस तरफ है, मतलब एक तो डायरेक्शन इस तरफ है और ये आपका डायरेक्शन है इस तरफ। एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ये डायरेक्शन आपके इस तरफ है और एक उस तरफ है, ये तो ऊपर है, और एक डायरेक्शन है आपके इस तरफ, ठीक है। ये एंगल है आपके 60 डिग्री। यहाँ देखिए आपके यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन इधर ही है और कार्बन sp3 है यहाँ पे भी, यहाँ पे sp2 है, तो वो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो आपका म्यूनेट क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। दोनों आपके सेम ही डायरेक्शन में। तो यहाँ अगर हम देखें सिचुएशन आपकी पलट चुकी है। यहाँ पे जो म्यूनेट होगा ये किसका सबसे ज़्यादा होगा, आपके पेरा का, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, आपके 60 डिग्री वाले का, जो है आपका मेटा, और उसके बाद आपका किसका होगा, ओर्थ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। ग्रुप अलग अगर आपके चेंज हो गए तो सेम ऑर्डर नहीं रहेगा, ग्रुप अलग हो गए तो आपको फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आपको खुद क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो उनका आइडेंटिफिकेशन की कौन ज़्यादा पोलर होगा या फिर किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये वैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसी का भी पार्ट है, ठीक है ना, दोनों का क्लब पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं और वहाँ पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। ईजी है, ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या फिर डाइपोल मोमेंट की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट से हम कैसे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो कैसे लगाते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। जी हाँ, हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, आपके डाइपोल मोमेंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है आपकी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर में हमें, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में हमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व क्या होता है, जैसे ए और बी आपकी स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पे मान लो पार्शियल चार्ज है डेल नेगेटिव और ए पे है आपका डेल पॉजिटिव, ठीक है। हमें पता है अपना डाइपोल मोमेंट में पार्शियल ट्रांसफर ही होता है चार्ज का, ठीक है। ये डेल नेगेटिव और ये आपका डेल पॉजिटिव है, ठीक है। वहीं जब हम बात करें ये होता है म्यू ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑब्जर्व तो हम डाइपोल मोमेंट को कर नहीं सकते प्रेक्ट, ये आपका हमेशा लेबोरेटरी में होता है जो ऑब्जर्व किया हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा म्यू ऑब्जर्व, ठीक है। दूसरी बात म्यू थ्योरेटिकल, म्यू थ्योरेटिकल मतलब जो आपके जो आपका इसका फॉर्मूला होता है उससे जो हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है आपका थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी के हिसाब से इतना आना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से आपके 100% आने चाहिए नंबर, ठीक है। बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं आपकी नोटबुक को तो हो सकता है आपके 70% ही मार्क आए, ठीक है। तो वो होता है आपका म्यू ऑब्जर्व जो आप करते हो एक्चुअल में, जो कम होता है 100% से, ठीक है। और म्यू थ्योरेटिकल जो हम निकालते हैं कि उतना आना चाहिए 100%, ठीक है। वो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जब हम म्यू थ्योरेटिकल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट ट्रांसफर मानते हैं चार्ज का, ए के ऊपर माइनस, बी के ऊपर -1 चार्ज और ए के ऊपर +1 चार्ज। हमें पता है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा आपके कम, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल चार्ज ही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मान लो इसका 1/3 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो ये जो आपका म्यू ऑब्जर्व आएगा ये भी 1/3 ही आएगा, ठीक है, मतलब कम ही आएगा म्यू थ्योरेटिकल से। ये आपका क्या है,
म्यू थ्योरेटिकल है, ठीक है, क्लियर है। और जब हम म्यू थ्योरेटिकल आपका कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस से, ठीक है। चार्ज जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमें पता है हम एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, -1 और +1। तो यहाँ पे चार्ज हम हमेशा क्यू की जो वैल्यू लेते हैं दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लेते हैं, क्लियर है। और डिस्टेंस जो आपको दी हुई रहेगी यूनिट में, ठीक है, क्वेश्चन में जो होती है आपकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलिए पहली बात तो ये। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करने में पता चले, ठीक है। जैसे आपको म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है फॉर HBr, किसके लिए, HBr के लिए म्यू ऑब्जर्व दिया आपको अराउंड डिस्टेंस चार्ज, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व आप मान लीजिए 1.65 डिवाई दिया हुआ है, या फिर आप ले लीजिए 1.25 डिवाई भी इसकी एक यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस दी हुई है, वो है आपकी अराउंड 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। सिंपल सी निकालिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व। म्यू ऑब्जर्व तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो रहता है, ठीक है। ये है आपका 1.25 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू थ्योरेटिकल आपको निकालना रहेगा दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इनटू डिस्टेंस क्या है 1.65 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका कूलाम मीटर में है तो ऊपर आपका डिवाई में, तो या तो आप कूलाम मीटर को डिवाई में कन्वर्ट कर लो या फिर डिवाई को कूलाम मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम जो इजी है वो करते हैं, डिवाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, कूलाम इंटू मीटर में। तो हमें पता है 1 डिवाई इक्वल टू क्या होता है 3.33 इंटू, या फिर 3.3 इंटू आप अप्रोक्स ले सकते हो दैट इज 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कैलकुलेशन के ऊपर मत जाइएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आप इससे निकाल ही लोगे दैट इज 1.25 इंटू 3.3 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 1.65 इंटू 10⁻29, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, आपके परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी लगभग, यहाँ से ये आप अगर अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा आपके 2 टाइम्स कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। -10 से 1 गया, 10 बचेगा, 10 इंटू 2 20 इंटू 1.25 इंटू 20 अप्रोक्स हम ले रहे हैं डिवाइड बाय 1.6, ठीक है। 0 1 0 से ये आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 ये गया 8 टाइम्स, तो 8 1 जा 8 4 15.6% के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। कैलकुलेशन एग्जाम में हमेशा इजी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसी होगी कि आपसे जल्दी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको अब नोट कीजिए, ये था अपना लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है, जो है आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का निकालना, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की डाइपोल मोमेंट के ही बारे में। हमने सबसे पहले कंपैरिजन करना सीखा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी कि कैसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सिस फॉर्म में है या ट्रांसफॉर्म में है, आपके डाइपोल मोमेंट के जरिए, ठीक है। अगर म्यू नेट आपका 0 है तो वो आपकी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद हमने डाइपोल मोमेंट को ही फाइंड आउट किया बेंजीन के अंदर, ठीक है। अगर आपके सेम टाइप के बॉन्ड है या फिर सेम आपके मॉलिक्यूल्स अटैच हैं ऑर्थो मेटा और पेरा पर, और अगर आपके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अटैच हैं ऑर्थो मेटा और पेरा पर, तो क्या होगा, म्यूनेट का जो ऑर्डर है वो आपका चेंज होगा। जो भी आपका होगा वो आपको क्वेश्चन को देख के ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है वो आपको ध्यान रख लेना है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट के जरिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है एक और टॉपिक जो है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम किसी और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच।